हाय हाय, ये यूरोप की हवा खूब मिस किया इसको। कुछ तो जादू है इस हवा में। तो यूरोप में यही फ़ायदा है कि सारे बड़े एयरपोर्ट पे क्या रहता है, सारे रेंटल ऑप्शंस वहीं मिलते हैं एयरपोर्ट के बाहर ही। तो जैसे मैंने म्यूनिक में भी किया था, यहाँ भी करने वाला हूँ। कार हायर करता हूँ और फिर अगले 19 दिन कार ड्राइव करना है। तो कार का क्या लेना देना वो बताता हूँ कार हायर करने के बाद। और कौन सी कार मिलती है, कैसी मिलती है, किस रेट में मिलती है, वो बताता हूँ मैं। तो ये है अपनी कार यहाँ पे 19 डेज़ के लिए, पूरे रोड ट्रिप के लिए। बाल्कन में पूरा घूमना है, इससे सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बॉस्निया, अल्बानिया। और ये कार जो है मुझे पड़ी सिर्फ 30,000 की, 1500 पर डे के हिसाब से। और इतनी सस्ती मिलने का दो कारण है। एक तो ये बल्कन कंट्री से वैसे सस्ती है, यहाँ रहना सस्ता है, पेट्रोल फ्यूल सस्ता है, खाना सस्ता है, तो कार भी सस्ती होगी। दूसरा कारण है कि मैं 3 जो वेबसाइट रेफ़र करता हूँ कार बुकिंग के लिए, वो मुझे हमेशा हेल्प करती है, बेस्ट डील दिलवाती है। और ये तीनों वेबसाइट मैं लास्ट टाइम भी रेफ़र करी थी, इस टाइम भी रेफ़र करी, और जिसमें मुझे बेस्ट डील मिली उसके थ्रू मैंने ये बुक करी है। ये 3 वेबसाइट के नाम है। एक है booking.com, उसमें होटल के साथ साथ आप कार भी रेंट कर सकते हैं, तो अच्छी डील देता है वो। दूसरा है kayak.com, उसमें भी अच्छी डील्स मिलती रहती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कार्स के। और फर्स्ट नंबर 1 पे जो मैं रेफ़र करता हूँ, जिसके थ्रू मैंने ये कार बुक करी 1500 रुपये में, और लास्ट ईयर भी जो मैंने जर्मनी म्यूनिक में बुक करी थी कार, वो भी उसके थ्रू बुक करी थी काफ़ी सस्ती। वो है वेबसाइट kick.com, QEEQ। अब इसका क्या रहता है किक का, कि ये बेस्ट डील देती है। सारी आपके कार रेंटल कंपनी जितनी भी है, बजट, एवेस, ये इन सब का ही वो कार बुक करती है, तो कार की भी गारंटी रहती है। ऐसा नहीं कि कार कोई सी भी रैंडमली उठा के देते हैं, ये वाली बजट के थ्रू बुक करिए और उसमें फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है किक। और ये भी फ़ायदा रहता है कि आप पे एट काउंटर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप होटल में सिलेक्ट करते हैं पे एट द काउंटर, वैसे ही कार का भी ऑप्शन रहता है। तो मैं लास्ट टाइम भी पे नहीं किया था कुछ भी, एक भी अमाउंट ना, क्रेडिट कार्ड दिया था उसको बुक करते हुए। और इस बार भी जब मैंने बुक किया तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कुछ पेमेंट पहले नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन में आप कभी अटक गए तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा ना, यू विल नॉट गेट अ रिफंड ऑफ एनी अमाउंट। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप पे एट काउंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। और इसके लिए मैं सीधा वहाँ काउंटर पे गया, पेमेंट किया, कोई भी एक भी पेमेंट पहले नहीं किया था, विच इज़ अ गुड डील। अब डीजल कार है तो थोड़ा सा शायद फ्यूल इकोनॉमी बेटर रहेगी पूरे इस ट्रिप में, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2500 से 3000 किलोमीटर मैं चलाऊँगा कार ये, तो फ्यूल इकोनॉमी मैटर करती है। तो टोटल 31 लीटर्स आया है। अब एड ब्लू का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, पेट्रोल कार चलाता हूँ इंडिया में, तो कि एड ब्लू कितने किलोमीटर में चलाना चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा अगला जब फुल टैंक कराऊँ उसमें कराता हूँ एड ब्लू ऐड। तो कुछ 47 यूरोस का पड़ा 31 लीटर्स, और उसमें ही पे कर दिया मैंने। तो कहीं भी अब यूरोप में सस्ता पेट्रोल डीजल तो बचा ही नहीं है, कुछ 150 का था यूँ मान लो। तो अब कार उठाने का टाइम है। पूरी रात यहाँ कार खड़ी थी, कुछ 16-17 घंटे हो गए कार को, तो कितना लगता है वो चेक करते हैं। मशीन तो इधर है लेकिन पे उधर ही करना है, तो चलो। टोटल यहाँ की करेंसी में 1100 लगे 16 घंटे के। इंडिया की करेंसी में बोल सकते हो अराउंड 850-900 रुपये लगे ओवरनाइट पार्किंग के उसके। अब ये गाड़ी जो है मैंने बेलग्रेड एयरपोर्ट से ली है, और जो मैं ड्रॉप करूँगा वो भी बेलग्रेड एयरपोर्ट पे करूँगा, जहाँ से मेरे रिटर्न फ़्लाइट भी है। तो हमेशा ही रिकमेंडेड रहता है कि आप जहाँ से गाड़ी पिक करो वहीं ड्रॉप करना, तभी आपके लिए सस्ती पड़ेगी। अगर आपने उसके आसपास का भी कोई एयरपोर्ट देखा या कोई और प्लेस देखी ड्रॉप करने के लिए, वो फिर आपकी फ़ीस बढ़ जाती है, कार का रेंटल बढ़ जाता है। और सपोज़ आपने ट्राई किया कि आप एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में ड्रॉप करना है, यूरोप में सारी कंट्री कनेक्टेड रहती है, लेकिन अगर आपने ऐसा डिसाइड किया तो आपका 3 गुना खर्चा बढ़ जाएगा। ये हमने ट्राई किया था जब हमने एम्स्टर्डम से कार ली थी लास्ट ईयर, और हम फिर एम्स्टर्डम से घूमते हुए बेल्जियम आ गए थे, बेल्जियम के बाद लग्जमबर्ग होते हुए जर्मनी आ गए थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हमने सोचा था कि चलो यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, फिर से कौन जाएगा, और वहाँ पता किया तो 1000 यूरो एक्स्ट्रा उनकी वन वे फ़ीस थी अगर हम वहाँ ड्रॉप करते तो। वो तो अच्छा हुआ उस टाइम मेरे साथ एक फ्रेंड था, तो वो फिर से वहीं एम्स्टर्डम चला के ले गया कार फ्रैंकफर्ट से, और फिर वहाँ ड्रॉप करनी पड़ी। तो हमेशा जस्ट मेक श्योर कि यूरोप में या कहीं पे भी अगर कार ले रहे हो तो उसी जगह ड्रॉप करना जहाँ से आप ले रहे हो, और हमेशा बेटर रहता है कि आप किसी एयरपोर्ट के बाहर से कार लो। गाड़ी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपके पैसे भी बचा सकता है पूरे ट्रिप के। अब जैसे
मैंने पहले कुछ भी बुक नहीं किया, होटल वोटल, क्योंकि गाड़ी साथ में थी, तो जहाँ भी मैं शाम को पहुँचता हूँ वहाँ होटल बुक कर लेता हूँ, जो भी बेस्ट अवेलेबल रेट रहती है वो देख के डायरेक्ट चले जाता हूँ ओनर के पास में, फिर उससे बार्गेन करता हूँ। तो ये पूरा अपार्टमेंट जो मैंने अंदर से दिखाया आपको अभी, वो मुझे मिला 2000 इंडियन रुपीज़ का, और बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ है। और कार होने का यही फ़ायदा है, इसके आगे पीछे 2 बड़े टाउन है, और वहाँ देखा था तो ऐसे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी, मुझे लगा थोड़ा सा पहाड़ों के बीच में ट्राई करते हैं रहने का। तो कार थी तो थोड़ा रिस्क ले सकते थे कि चलो यहाँ आ गए ढूंढते हैं, तो गिरिया नहीं मिलता और आगे निकल जाता। तो ये सब तो फ़ायदे हैं कार के। यू जस्ट मेक श्योर कि आपकी डिमांड क्या है। जैसे मुझे था कि थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, तो बेटर रहता है, सामान पड़ा रहता है कार में। तो इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट नॉर्वे रोड ट्रिप करने का सोच रहा हूँ, तो बस मुझे एक चाहिए अच्छी कार जिसमें मेरा कैंपिंग टेंट पड़ा रहे, स्लीपिंग बैग पड़ा रहे, खाना बनाने के लिए स्टोव पड़ा रहे गैस का। उसके बाद फिर मुझे कहीं भी टेंशन रुकने की दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं 1 महीने भी घूमता हूँ तो बस कार मेरे साथ है, तो कहीं पे भी फिर आई कैन प्लान माई डे। फिर बात आती है कि इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। तो ये पर्सनल डिसीजन होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ मैंडेटरी इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, लेकिन मैंने इनिशियली जब नया नया चलाया था यूरोप में, जब लिया था इंश्योरेंस, लेकिन पिछले 2 बार से मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा। इस कार में भी इंश्योरेंस नहीं लिया है। इंश्योरेंस नहीं लिया मतलब बेसिक इंश्योरेंस है जो उसके साथ में फ्री में आते हैं, प्राइस में इंक्लूड करके, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। तो अगर ऑप्शन है फुल इंश्योरेंस भी ले सकते हो, और अगर मैं इसमें फुल इंश्योरेंस लेता तो ये जैसे मेरे 30,000 की पड़ रही थी तो वो डबल हो जाता, 60,000 की पड़ती विद फुल इंश्योरेंस फॉर 19 डेज़। लेकिन अब मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ यहाँ चलाने में, मुझे रूल्स पता है यहाँ के सारे, धीरे ही चलाता हूँ मैं, घूमते फिरते जहाँ भी मन किया रुक गए। ऐसी कोई जल्दबाजी तो होती नहीं कि फटाफट कहीं भागना है। तो लास्ट 2 बार से मुझे लगता है कि क्यों लेना फुल इंश्योरेंस, अगर चलाने में कन्वीनियंट है और कंफर्टेबल हो गए चलाने में, रूल्स वूल्स यहाँ के पता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा हाँ फुल इंश्योरेंस लेना आप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप कार का कुछ भी हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है एक्सीडेंट के उसमें। लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर मैं फुल इंश्योरेंस लेता तो मेरा एक्सेस जो है वो भी ज़ीरो होता है। एक्सेस मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो इसमें मेरा एक्सेस है 1200 यूरो, लगभग 1 लाख रुपए। मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसके ऊपर उनको कंपनी पे करेगी, विच इज़ अ गुड थिंग कि मुझे अपनी लिमिट पता है कि कितना पे करूँगा मैं, 1 लाख रुपए। अगर कार चोरी होती है तो भी मुझे 1 लाख रुपए पे करना है। कंडीशन ये है कि कुछ भी होता है एक्सीडेंट, कार थेफ्ट, मुझे पुलिस कंप्लेन करना है उसी जगह, और उनको पुलिस कंप्लेंट दिखानी है एजेंसी को। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो ब्लॉक अमाउंट ही यूज़ कर सकते हैं, जो 1200 यूरो जैसे इस कार में, सब कार का। अगर आप BMW या महंगी कार लेते हो तो वो एक्सेस अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप और छोटी कार लेते हो, मिनी कार लेते हो, एक्सेस अमाउंट कम रहता है, 500-600 यूरो रहता है नॉर्मली। यूरोप में ड्राइव करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि यहाँ की लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश में साइन बोर्ड्स होते नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या स्पीड लिमिट का क्या है दिक्कत, स्पीड लिमिट कैसे पता पड़ेगी। तो बस साइन आपको, टाउन के साइंस यहाँ पे डिफरेंट मिलते हैं, बाकी सब सेम रहता है। मतलब आपको जो भी नॉर्मल साइन है कि कहाँ स्टॉप करना है, क्या स्पीड है, ये सब मेंशन रहती है प्रॉपर इंग्लिश में भी और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में भी। तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि स्पीड कितनी है, जगह जगह स्पीड लिमिट्स रहती है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कभी भी स्पीड लिमिट वाला फ़ाइन मत आने देना, सबसे हाईएस्ट फ़ाइन वही रहता है। और येस डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम राइट हैंड ड्राइव करते हैं तो इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आप जब कार हायर करो तो ये वाली लेना, ऑटोमेटिक ही लेना, मैनुअल मत लेना, क्योंकि आप वैसे भी राइट हैंड साइड ड्राइव कर रहे हो तो दिक्कत आती है। थोड़ा बहुत आप जब चला लोगे 1-2 दिन राइट हैंड साइड तो आप कंफर्टेबल रहते हो। तो फिर इसलिए स्टार्टिंग में जब ड्राइव करो फर्स्ट टाइम यूरोप में, तो फिर थोड़ा स्लो ही चलाना, आप धीरे धीरे चलाते रहो, किसी के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे, वो बेटर रहता है। क्योंकि माउंटेन पार्ट्स भी खूब सारे है यूरोप में, उनमें इनकी तो आदत रहती है तो ये भगाते हैं ये लोग माउंटेन्स की साइड, अपनी आदत नहीं है तो अपन धीरे धीरे चलाते हैं। लेकिन यहाँ का ट्रैफिक काफ़ी सही है, सब अपनी अपनी लाइन में चलते रहते हैं, एक्सीडेंट के चांस बहुत कम रहते हैं अगर आपने कुछ गलती नहीं करी तो। जब आपको दूसरी साइड लेना है, लेफ़्ट लेना है, राउंड अबाउट करना है, जब थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है अदरवाइज़। और जैसे अब मेरा ये 5th ट्रिप है यूरोप का और मैंने बहुत राइट हैंड साइड चलाई हुई है, तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि
मैनुअल कार भी चला के देखते हैं, तो उसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छी चल रही है। अगर आपको इंडिया में मैनुअल कार चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ भी एक बार यू गेट यूज्ड टू राइट हैंड साइड की ड्राइव का, फिर मैनुअल भी चला सकते हो। अब मुझे पता है लोग बोलेंगे कि यूरोप तो ट्रेन से घूमने का भी अलग ही मज़ा होता है, और ट्रेन का भी यहाँ पे जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। ये बात सही है, यहाँ की जो ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन एक्सपेंसिव है यहाँ पे। कितना भी दूर आप 2 घंटे के लिए भी जाना है तो 100 यूरो का टिकट आपका हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन वो एक्सपेंसिव है फिर से। तो एक बार आप ट्रेन में घूम लो तो फिर बार बार नहीं करके आप कार भी रेंट आउट कर सकते हैं। तो हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करने में क्या रहता है, सिर्फ आप इंटरसिटी जा सकते हो, जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी वहाँ तक तो पहुँच जाओगे, बाकी का क्या। बाकी चीज़ें घूमने के लिए तो फिर आपको या तो टैक्सी करनी पड़ेगी, या डे के लिए आपको एक दिन के लिए आपको कार रेंट करनी पड़ेगी, विच विल बी वेरी एक्सपेंसिव। बेस्ट रहता है जब आप कार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही लो, एयरपोर्ट से ही लो और वहीं पे ड्रॉप करो। और इस केस में तो मैं अकेला हूँ। अगर लेस से आप कपल हो या 4 दोस्त हो, 2 कपल हो, तो उसके लिए तो और बेस्ट है कार। तो उसके लिए तो आप 4 लोग घूम रहे हो अपने प्लान के हिसाब से, कहीं पे भी रुक रहे हो, कर रहे हो, उसमें तो और मज़ा आता है। बस ये है कि फिर 4 लोग का लगेज ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी कार लेनी पड़ती है, लेकिन इट्स मोर फन इफ़ यू हैव ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स और पीपल। तो आज मैं जो जगह जा रहा था वहाँ, उसमें वेदर एप्लीकेशन में देखा तो वहाँ बारिश हो रही थी, और फिर मैंने उसको डेस्टिनेशन चेंज कर ली, इसलिए कार तो है ही अपने पास। तो उस जगह जा रहा हूँ जहाँ मौसम क्लियर है, क्योंकि बारिश होती है तो आप घूम नहीं सकते, ठंड लगती है और स्पॉइल हो जाता है टाइम। तो एक ये भी बड़ा फ़ायदा है कार का अपने कन्वीनियंस का, कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो आपके डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ। और इसलिए होटल बुकिंग पहले प्री बुक करनी भी नहीं चाहिए। हमेशा आप पाओ यहाँ पे कैसा फील होता है, कौन सी जगह पे रहने का। किसी जगह हो सकता है आपको एक की जगह 3 दिन रुकना पड़े, आपको इतना अच्छा लगे। कोई जगह हो सकता है आप रुकने का ही मन नहीं करे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कब आते हैं। कभी भी आप यूरोप में कुछ बुक करके मत आओ, इमिग्रेशन के लिए बुक कर लो, अलग चीज़ है। और कार हमेशा रेंट पे लो और फिर इस तरह से घूम सकते हो आप।